नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना मल्होत्रा है। मैंने एक ये नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है दिल से रूह तक। दिल से रूह तक मेरा इसको रखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं चाहती थी कि कई बातें होती हैं, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कभी बहुत ज़्यादा खल रहे होते हैं, हमें उसके सिस्टम्स नहीं पता होते, कुछ नहीं पता होता, मगर आपस में हम लोग सही या गलत वो बातें कर कर हम उनको छोड़ देते हैं, मगर वो सिर्फ आपस में ही एक डिस्कशंस रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी चीज़ मैं शुरू करूं जिससे जो हम आपस में बात करते हैं या कई टॉपिक्स जो हम आपस में सोचते हैं, मैं उनको लोगों तक पहुंचा सकूं किसी भी ज़रिए। तो ये मेरा नया चैनल दिल से रूह तक, इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिस पे मैं हर एपिसोड में कुछ नए से नए टॉपिक जो हमारे नॉर्मली जो आसपास हमारी घटनाएं घटती हैं या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सोच नहीं पाते, उनके बारे में हमें आंसर्स नहीं मिलते, तो ये शुरू कर रही हूँ। मैंने पहला टॉपिक जो अपना लिया है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स आज की डेट में इतने टफ़ क्यों हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक रिमार्केबल हमारी यूनिवर्सिटी थी हमेशा से, उसके में आज की डेट में इतने एडमिशन्स टफ़ क्यों रह गए हैं। तो इनमें जो मुझे जो लगा, मैंने जो पहले अपने रिसोर्स पर्सन मिसेस अनीता शर्मा, जिनके साथ मैं भी 20 साल से काम कर रही हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और उन्होंने वो इतनी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं कि मुझे उनसे बेहतर पर्सन कोई नहीं लगा कि जिनसे मैं बात कर कर अपनी इस दुविधा को दूर कर सकती हूँ और ये आप तक मैं पहुँचा सकती हूँ। और वो ही एक मुझे ऐसी लगी जिनसे जो इस विषय के ऊपर बहुत अच्छे से बता सकती हैं, जो क्लैरिफाई कर सकती हैं एक एक बात को, क्योंकि वो इतनी गहराई से हर जगह हर संस्था में जुड़ी हुई हैं कि उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता था। तो वो हैं मिसेस अनीता शर्मा, प्रिंसिपल एसडी पब्लिक स्कूल, nominated by Education Minister as Member General Council of NCERT, instrumental in preparing curriculum of भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो हमारा एक नया बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो जिनके चेयरपर्सन हैं स्वामी रामदेव जी, टेक्निकल बोर्ड मेंबर इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्लोजली एसोसिएटेड टू CBSE, ऑथराइज्ड ऑफ। उन्होंने बहुत सी मैथ्स में बुक्स लिखी हुई हैं, उनको मैथमेटिक्स में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल बोर्ड मेंबर इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उनको कई अवार्ड से नॉमिनेटेड, मतलब मैं अगर उनके बारे में बताना शुरू करूं तो शायद बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर मैंने उसको बहुत ब्रीफ करा है। मुझे ब्रीफ करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई। उनको अवार्ड मिले हुए हैं, जो उनके मेन अवार्ड्स में से है, उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं, मगर उनके जो मेन अवार्ड्स हैं वो हैं आर्यभट्ट बाय ऑल इंडियन रामानुजन मैथमेटिक्स क्लब, जो ऑल ओवर इंडिया में होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय अवार्ड 2018, उनको वो भी अवार्ड मिला हुआ है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं और अपनी इन सब पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच कि आपने जो है ना मुझे ये टाइम दिया और मेरी वो जो है प्रॉब्लम्स और जो बात मैं करना चाहती हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो आप मेरी अंडरस्टैंड कर सके कि भाई इस पे बात करनी चाहिए और ये लोगों तक आनी चाहिए। तो मैम ये मेरा मतलब पॉइंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आजकल में जो हम लोग एडमिशन्स आज भी जो बच्चे लेते हैं, जो थोड़े टाइम से जो एडमिशन्स होने शुरू हुए हैं 8-10 साल से, एक टारगेट सा बन गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बच्चों के लिए इतना टफ कि जितनी मर्जी परसेंटेज आ जाए, और उसके बाद जब उनके एडमिशन्स नहीं होते तो वो इतने डिसहार्टेड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि कहीं बच्चे तो आगे पढ़ना ही छोड़ देते हैं
या वो इधर उधर भटकते हैं, या वो दिल्ली छोड़ के कहीं और जाते हैं, और जहाँ हम लोग बचपन से बच्चे पढ़े हों, वहीं से एजुकेशन ली हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ना हो। तो वो मैम मेरे को एक क्लैरिफाई करनी थी चीज़ कि वो क्यों नहीं होता हमारा एडमिशन्स। आजकल बच्चों के लिए क्यों इतना टफ हुआ हुआ है, उनके क्राइटेरिया सेट करने में प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब किस जगह से कैसी आती हैं दिक्कतें मैम? रीना, मुझे आपकी जो बात है ना उसमें से दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली के बच्चे, हाँ एक जी। आपका कंसर्न ये है। यस मैम। दूसरा कंसर्न जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, या वरी जो पेरेंट्स की हो सकती है, वो ये कि क्या वो राइट काइंड ऑफ कोर्स में लैंड अप हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे यस हैं, मैम। ठीक कोर्स में एडमिशन उनको मिल रहा है या नहीं मिल हाँ रहा जी। है। हाँ। ठीक है। अब जहाँ तक सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हाँ और जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर हर स्टेट के बच्चों को एडमिशन लेने का अधिकार है। ओके मैम। तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन एक एक बोर्ड से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होकर के निकलते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ओके मैम। आप अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 10 से 11 लाख विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से पास होकर के निकलते हैं, और हमारे देश में ऐसे जो हैं लगभग 68 बोर्ड्स हैं। अच्छा। तो 68 बोर्ड से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक एक लाख स्टूडेंट भी हर बोर्ड से निकला तो 68 लाख तो वैसे ही हो गए। यस मैम। तो इस और क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है, हाँ जी। तो इसलिए हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि वो जाकर के दिल्ली में पढ़े। हाँ जी। हाँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो खास कर से जो हाई अचीवर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं अपनी स्टेट के, वो दिल्ली में अप्लाई ज़रूर करते हैं, और इस वजह से दिल्ली में कंपटीशन बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर वो दिल्ली के बच्चे जो है वो सफ़र करते हैं। तो इसलिए जो दिल्ली के बच्चे हैं, बजाय डिसहार्टन होने की बजाय, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने गोल्स हैं, वो इस बात पर नहीं सेट करने चाहिए कि उनको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही एक ब्रांड बना हुआ है इसलिए एडमिशन लेना है। उनको ये जानकारी रखनी चाहिए कि किस किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में हैं जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े, किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, यस मैम। और उनकी जो करियर चॉइसेस है, जो आगे के लिए वो अपने जीवन की जो भी राह तय करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट्स में, कौन से कॉलेजेस में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, कि आगे की जो उनकी का रास्ता है वो स्मूथ हो जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी है, यस मैम। जैसे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये दोनों दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का भी जो नेचर है शायद वो सेंट्रल नहीं है, तो वहाँ पे भी एडमिशन के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। जामिया हमदर्द है ना। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये उनको मदद करने के लिए जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। और अभी जो दिल्ली सरकार ने एक और यूनिवर्सिटी खोल दी है, वो स्किल यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। तो ये सारी जो जानकारी है ये बच्चों के पास होना चाहिए। यस मैम। हाँ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बहुत अच्छे उनके कोर्सेज हैं। कोर्सेज का जो नेचर है, जो पूरा करिकुलम है, वो बहुत कम्प्रेहेंसिव है, लेकिन बहुत कम बच्चों को, बहुत कम पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी है। और अगर हम, क्योंकि जानकारी नहीं है इसलिए वहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो बहुत कम होती हैं। हाँ जी। हाँ। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, और बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के बच्चों के लिए ही है, हाँ जी। तो अच्छा, वो सिर्फ दिल्ली जी के हाँ, ही बच्चे ले सकते हैं? बिल्कुल। उनमें तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी? प्रेफरेंस उनको मिलेगी, क्योंकि Okay. दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है। बाहर की दूसरी स्टेट्स के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत रिजर्वेशन हो। हाँ, यही चीज है ना कि जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं, कोई, वहाँ जैसे पर और स्टेट्स में होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन ना होने का मेन कारण ये है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल है नेचर में, ओके। यानी वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आप ये कह सकते हैं।
और जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी होंगी, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, Obviously, वो वो स्टेट की state- गवर्नमेंट चलाती हैं। ओके ठीक है, तो इस वजह से रिजर्वेशन जो है सेंट्रल नहीं हो यूनिवर्सिटी में सकते। किसी भी स्टेट के लिए नहीं हो सकता। ओके 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 तो जो प्रेफरेंसेस हैं वो थोड़ी बहुत मतलब जो ऐसे कोटा फिक्स हैं जहाँ पर कि स्पोर्ट्स है या और एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर वो तो एक्टिविटीज मैम फिर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से ही होगा बिल्कुल, ना, लेकिन फिर तो। उसमें भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को हाँ जी। शामिल किया जाता है। तो तो ये इसी- चीज़ सबको पेरेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। हाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर अगर आप परसेंटेज वाइज मैं ये कहूँ, अगर परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर स्टेट के टॉपर्स आ रहे हैं। तो इस साल तो जो हालात हुए आपने देखा कि लगभग 100% ही कट ऑफ थी यस हर कॉलेज में। हाँ जी। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी दिल्ली के बच्चों के लिए। नॉर्मली जो पिछले सालों के रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, उसमें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर परसेंटेज 95-99% जा रही है, तो वही उन्हीं सेम कोर्सेज में, उसी तरह के कोर्सेज में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो परसेंटेज है वो 85-87% के बीच में जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बहुत तो अच्छा मैम ये दोनों स्कोप है। इक्वल वैल्यू करते हैं? बिल्कुल इक्वल वैल्यू करते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके। सभी यूनिवर्सिटीज में बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। उनके कंटेंट, उनके जो सिलेबस और इनका करिकुलम है वो फीस क्राइटेरिया वगैरह वो भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जैसे हम देखते हैं हमेशा से कि एक नॉमिनल अमाउंट या मतलब इतना अफोर्डेबल होता है पेरेंट्स के लिए, तो उसी तरह से अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज और इनमें मेरा ख्याल है, मुझे फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं पता, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। क्योंकि आईपी में तो मैम थोड़ा आईपी यूनिवर्सिटी में एक तरह से नहीं, आईपी यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस को देखते हो, यस तो मैम यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस एक ही है यूएसआईटी के नाम से। यस मैम जबकि जो बाकी जितने कॉलेजेस हैं वो सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं विच आर affiliated, which are running under the aegis of the इंदिरा ये आईपी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। तो इसलिए उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करती है दिल्ली सरकार, ऐसे ही उन कॉलेजेस की फीस को भी रेगुलेट करती है। और कहीं पे भी इतना हाई फीस स्ट्रक्चर नहीं है कि वो अफोर्डेबल ना हो। पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से आईपी यूनिवर्सिटी के मुकाबले शायद कंपैरेटिवली आईपी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले काफ़ी चीप। एक और मैम पॉइंट मेरे को आता था हमेशा कि जैसे अगर किसी बच्चे के किसी ने ऑनर्स करना है एक सब्जेक्ट में, उसके अगर उसमें 100 मार्क्स भी आए हैं मगर बाकी सब में थोड़े थोड़े कम, जैसे ओवरऑल उसकी परसेंटेज अगर 97 या 98 बन रही है, बट पर्टिकुलर जैसे साइको या मैथ्स ऑनर्स करना है उसमें, तो उसके 100 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, मगर उसको भी जो है ऑनर्स नहीं मिल पा रहा ड्यू टू दिस कि मतलब उसके जो ओवरऑल परसेंटेज कम है उसकी। हाँ तो देखिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि यूनिवर्सिटी तो ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पर ही अपनी कट ऑफ निकालती है। उसको उसकी भी नहीं प्रेफरेंस मिलती कि मतलब अगर उसके 100% उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसको वो देखो ऑनर्स करना चाहता है। नेक्स्ट ईयर से मैंने ऐसा सुना है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस या बोर्ड के स्कोर्स को स्क्रैप ऑफ करने जा रही हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके एंट्री लेवल एग्जामिनेशन के ऊपर। सो एंट्रेंस एग्जाम जब शुरू हो जाएंगे तो हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा, और फिर वो जो गैप है 60% और 90% और 100% वाला, वो गैप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस प्रक्रिया का जो है वो में है, वो अपना रिगुलर प्रोसेस बना रहे हैं। एंड वी हैव टू सी दिस येट कि जो प्रोसेस वो अपने लिए जो भी तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए, उसमें क्या स्टूडेंट के और अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को कहीं पे स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा। अभी क्योंकि ये चल ही रहा है, ये प्रोसेस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, सामने नहीं आया, तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा उसके बारे में। और मैम अगर ये जो यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा हाई क्राइटेरियाज जा रहे हैं तो वो किस बेस पे मतलब कैलकुलेट होते हैं या कुछ है कि मतलब जैसे स्टीफेंस कॉलेज ही है, वैसे तो शुरू से ही उसका हमेशा से हाई होता था, करोड़ीमल है या हंसराज है, इन सब के हमेशा हाई क्राइटेरिया होते थे, मगर जैसे अब 100% उन्होंने रखा है, तो 100% तो मैम इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कॉलेजेस। अच्छा। सो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं उसमें
जो बच्चों के मार्क्स हैं वो क्या है, अच्छा, वो मार्क्स की रेंज उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो अगर 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 किसी सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जो भी आता है हाँ, जो उसके भी बेस बोर्ड, पर कि अगर इट इज मैक्सिमम। नॉट ओनली द सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, अदर ओके। बोर्ड्स आल्सो। हम्म। कोई केरला बोर्ड से आ रहा है, कोई हाँ बिहार जी। बोर्ड से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो हम्म। सभी बोर्ड्स को उनको यस तो मैम, हाँ जी। इक्वल वेटेज देनी है। ओके। और फिर वो उसमें क्या कट ऑफ आ रही है हर बोर्ड की, वो देखते मतलब हैं। बहुत ज्यादा हाई होती है कि देखिए इसीलिए अभी बच्चे वो आधे आधे परसेंट या एक एक परसेंट से रह जाते हैं। मेरा एक सजेशन है सारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, कि जिस तरह से कंट्री का इकोनॉमी लैंडस्केप चेंज हो रहा है और जो जॉब एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इस समय जो विजडम है वो इस बात में नहीं है कि आपने कौन सी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस कोर्स में एडमिशन लिया। समझदारी इस बात में है कि आपने अपनी कैपेबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड और अपने पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, ये चार चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको देखें और उसके हिसाब से अपने लिए कोर्स का सिलेक्शन करें। और वो कोर्स अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रोफेशनल का मतलब केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब जो पैरा प्रोफेशनल लाइंस मैं कहूँगी, जैसे मेडिकल है तो जितनी पैरा मेडिकल लाइंस हैं, हमें देश में अच्छे रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट भी चाहिए, हमें फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए। तो मतलब बहुत सारी, इसी तरह से इंजीनियर्स के लिए भी और जो अलाइड सर्विसेज हैं, अलाइड लाइंस हैं, तो हर तरह के इंजीनियर्स चाहिए, हर तरह के स्किल। अभी तो आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात हम बहुत कर रहे हैं और स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे अभी इमर्जिंग स्किल्स हैं जहाँ पर स्कोप है, जैसे आजकल आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, मान लीजिए फोटोशॉप में कोर्स कर लिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोर्स कर लिया, डेटा साइंसेस में कोर्स कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर लिया, कोडिंग में कर लिया। उनको बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिल रहे हैं जहाँ पर दे आर एबल टू प्रूव देमसेल्व्स, एंड व्हेन दे आर एबल टू प्रूव देमसेल्व्स it gives them confidence, it gives them encouragement, and because of that they are able to do further better. तो जब वो जैसे जैसे जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिल रहा है, वो अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू डिफाइन योर सेल्फ, तो फिर आप पैशनेटली उस चीज़ को और ज़्यादा परसू करते हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है, और वो बच्चे फिर बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो आपने वैसे भी देखा होगा कि इन 2 सालों में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यही मैम चीज़ें ना पेरेंट्स को शायद पता नहीं है क्या है, क्योंकि अभी भी रिजिड माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। मैम कई मेरे नोन में हैं जिनके इस साल भी एडमिशन्स हुए हैं, तो उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिला, उन्होंने कहा कि मिल गया ना, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का ठप्पा चाहिए, मतलब हमें वो चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ठप्पा चाहिए। ये पेरेंट्स को और बच्चे को डिसाइड करना है कि उसकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है, व्हाई द चाइल्ड नीड्स अ स्टैंपिंग टू प्रूव हिमसेल्फ, दैट स्टैंपिंग of degree or certificate is not required. That stamping should be in his work and profile. Yes, ma'am. So instead of actions, we just go by the kind of certificate, the kind of institutions whose certificate we are holding in the hands, which is very wrong. मुझे लगता है कि इस माइंड सेट से पेरेंट्स को भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माइंड सेट का असर ये है कि अक्सर बच्चे को ऐसे कोर्सेज में धकेल दिया जाता है जहाँ पर ना तो उसका इंटरेस्ट है, yes, ना वो उसको आगे फर्दर परसू करना चाहता है, ना उसको अपनी लाइफ में उस कोर्स को पढ़ने का कोई मीनिंग समझ में आता है। yes, तो व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फाइंड द पर्पस, और वो 3-4 साल खराब होने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो मैंने तो वेस्ट कर दिया अपने 4 उसके बाद भी उसको ये नहीं पता होता कि आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। एंड देन द यूथ इज गोइंग अंडर डिप्रेशन। और मुझे ये लगता है कि उसका सारा जो दारो मदार है उसको गलत गाइडेंस देने का, वो हम एडल्ट्स के ऊपर है। yes, कि हमने उससे ऐसी एस्पिरेशंस रखी, वो एस्पिरेशंस जिसने उनको इल्यूजन में डाल दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने इल्यूजन और डिल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा
तभी वो बच्चों को ठीक से गाइड कर पाएंगे। तो ये पेरेंट्स को मेरे हिसाब से शायद पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, ना कि बच्चे, क्योंकि वो तो एक नहीं, बढ़ रहे बच्चों हैं, को ये भी हमें ज़्यादा शायद पता होना बच्चों को चाहिए भी कि अवेयर हमें कैसे होने, बच्चे के साथ करना है। बच्चों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। और ऐसे में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल बढ़ जाता है कि हम बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर दे, उनको हर तरह के कोर्सेज के बारे में बताएं, हर तरह की स्ट्रीम्स के बारे में बताएं, हर तरह के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं, है ना। तो वो उनका जो इंटरेक्शन है वो ऐसे लोगों से करवाएं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में, और जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक बात शुरू में कही कि ना सिर्फ उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, बहुत बार आप बहुत केपेबल हैं, आपका इंटरेस्ट भी है, आप लैंड अप कर गए एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में, लेकिन आगे जाकर आपको पता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स है वो कहीं मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ब्राइट बच्चा है और उसने जो है अल्टीमेटली मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब मेडिकल कॉलेज फिनिश करने के बाद जब वो काम करना शुरू करेगा, एक्चुअल वर्क प्रोफाइल जब उसका शुरू होगा, सो इनिशियली ही हैज़ टू वर्क इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल, एंड द हॉस्पिटल आवर्स आर वेरी लॉन्ग आवर्स। अगर हॉस्पिटल क्योंकि पर्सनल जब प्रैक्टिस शुरू करनी है उसमें बहुत समय लग जाता है प्रैक्टिस शुरू करने में, उससे पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो एक्सपीरियंस तभी आप गेन करते हो या आप कॉन्फिडेंस तभी गेन करते हो जब आप ऐसे किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे टीम के साथ में काम कर, अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ में काम कर चुके हो, आप तरह तरह के पेशेंट्स को देख चुके हो, उनसे मिल चुके हो। तो अब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, वहाँ की जॉब ऑलमोस्ट 24/7 होती है, एंड देन चाइल्ड स्टार्ट रिपेंटिंग कि भाई मैंने तो अपने लिए इमेजिन किया था कि मुझे तो 10 से 5 वाली नौकरी करनी थी और 5 बजे का टाइम मुझे अपने लिए चाहिए था, उसमें मैं अपने इंटरेस्ट को परसू करता, या मेरा नेचर जो है, मैं आई एम मोर सोशल, तो मुझे सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटरेक्ट करता, या मेरी तो लाइफ का गोल था कि एक बार मैं पढ़ाई ख़त्म कर लूँगा तो मैं जाकर के पूरे जो है वो दुनिया को देखूंगा, हिंदुस्तान को देखूंगा, मुझे तो उसके लिए टाइम चाहिए था। This is just an example. I am not saying that this is happening with everybody, but it is a kind of example. So he repent that why I am into this profession. और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो बहुत compassionate है, who really wants to devote the life in the service, लेकिन वो चला गया ऐसे प्रोफेशन में जिससे वो लैंड अप हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो उसके पास वो 10 to 5 वाली जॉब है, उसको भी डिससेटिस्फेक्शन रहती है कि मैं इसमें क्यों आया। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 5, 7, 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद में या तो कोई एनजीओ खोल रहे होते हैं या किसी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनको सर्व करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना कहीं हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपका जो इनर वॉइस है वो आपको क्या प्रेरणा दे रही है, क्या इंस्पिरेशन दे रही है, उसके बारे में मैंने ना अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस करी थी सेम चीज़ कि जब उसने मैंने 12th तक, मतलब 12th भी उसने जो होता है कि मैं ही बोलती रही कि अब पढ़ लो, ये कर लो, आपका कोर्स रह गया। तो जब उसके 12th के एग्ज़ाम्स हुए, जब एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये मतलब मुझे अंदर से एक इंटरनल आ रही थी कि ये ना वो बुक्स और ये सब नहीं कर सकता, थ्योरी चीज़ें या प्रैक्टिकली उस तरह की, ये कंप्यूटर्स में इसका इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा शायद इसको उस फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने फिर उससे बात करी, हम हालांकि BBA या BMS इस सब के फॉर्म्स भर रहे थे कि आप इसमें प्रोफेशनल, इसमें फाइनेंस में कर लो क्योंकि कॉमर्स था। तो एट लास्ट पे जब मैंने इससे बात करी, मैंने कहा बेटा आप कर लोगे ये चीज़ें, तो क्योंकि आगे फिर आपको ट्यूशन्स रखनी पड़ेंगी या आपको ये कोर्सेज बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उसने मुझे बोला हाँ मम्मा मुझे लग रहा है मैं अब इससे ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का मैं नहीं ले सकता, तो मैं जो हूँ मैं किसी और लाइन, मैंने कहा फिर आप कंप्यूटर्स की लाइन चूज कर लो, या तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी है। नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि अब वो कर रहा है जो उसके मन के ज़्यादा नज़दीक है, मन के, और वो इसको इंजॉय कर रहा है। वो जो प्रेशर था उसका वो मैं देखती हूँ वो बिल्कुल नहीं है।
मुझे बोलना नहीं पड़ता उसको किसी चीज़ के लिए, वो उसको इतना इंजॉय कर रहा है हर चीज़ अपनी क्लास में, जो बैक बेंचर्स कहते हैं जिसको और हर किसी से डांट खाने वाला कि नोटोरियस है ये है, तो मगर आज वो सबका फेवरेट है अपने और टॉप पे जा रहा है। मतलब ये चीज़ मैंने उसके साथ एक्सपीरियंस करी है चीज़, क्योंकि उसने एक वो लाइन में एंट्री ली बिना ये परवाह किए हुए कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, हाँ कौन जी, सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कौन से कोर्स में जा रहा है, उसने वो परसू किया जो वो करना चाहता था। तो यही बात समझने की है कि अभी आज से देखिए अब आगे जो आने वाला टाइम है उस टाइम में कोई डिफरेंस वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स में नहीं रहेगा। अगर आपके हाथ में एक कला है तो आप सरवाइव करोगे, वरना नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अपने हाथ में कोई ना कोई कुशलता हासिल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो स्किल है, वो स्किल जो है वो केवल एकेडमिक स्किल नहीं हो सकता है, स्किल तो जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा स्किल है जिसको वो ले सकते हैं, जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं। कर ही नहीं पाते ना बच्चे समझ पाते हैं अपने आप में, ना पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना, आज भी हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं नहीं आज भी वो बच्चा जो है इस ऐसी डिग्री ले ले, इस टॉप लेवल पे पहुंचे, मगर हर कोई मुझे ये भी लगता है कि हम पेरेंट्स भी जो है अभी कहीं ना ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के पास इस समय जितनी अवेयरनेस और नॉलेज है उतनी हम बड़ों के पास में नहीं है। और बहुत सारी सुनना भी नहीं चाहते, बहुत सारी नई बातों से अभी हम अनभिज्ञ। और मुझे तो लगता है कि एवरी डे आई लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आई लर्न फ्रॉम द यंग जनरेशन that how many possibilities are there in the life, and they know about infinite possibilities. They are exploring the world, and I feel that parents should give this freedom to the child, that let them explore the world, and let them reach to their destination on their own. Why we are always in hurry? हमारी हरी और वरी का कारण ये होता है क्योंकि हमने एक सेट पाथ बनाया हुआ है। वो सेट पाथ ये है कि वो इतनी एज तक बच्चा एजुकेशन ले, इसके बाद में इतनी एज तक जो है उसको जॉब करना है और फिर उसको अपना फैमिली सेट करना है। तो अभी जो टाइम आ गया है उस टाइम में हम ये बोलते हैं कि हमें क्रिएटिव थिंकर्स की ज़रूरत है। जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं वो अपने लिए जीवन का नया रास्ता ही चुनेंगे, वो उस सेट डिस्टाइंड पाथ पर चलने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और अगर हम उनको चलने के लिए मजबूर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक सपोर्टिंग पिलर की तरह खड़े रहना चाहिए हमेशा बच्चों के साथ में, और उनको वो गाइड तो करते रहे लेकिन उनके ऊपर अपने थॉट्स को इन्फोर्स ना करें। अगर बच्चा ये कह रहा है कि वो किसी एक अनकन्वेंशनल कोर्स को परस्यू करना चाहता है, अनकन्वेंशनल लाइन को फॉलो करना चाहता है, तो पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं कि दे कैन ट्राई टू फाइंड कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। और जब भी कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई किसी अनकन्वेंशनल लाइन में जा रहा है तो वो अपनी लाइन का पायनियर होता है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो उसको कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर देती है, because then he is the expert of his field, he is the pioneer in his field, and he can guide so many other people. So there is no harm in pursuing the unconventional lines. थैंक यू सो मच मैम। मैंने अपनी स्टार्टिंग में भी ये बात बोली है इसमें कि मेरे को सबसे पहला नाम आप ही का लगा कि ये जो डाउट है मेरा, ये जो मेरे मन में बात आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी क्यों सब पे इतनी हावी हुई है, पेरेंट्स इतने क्यों डिसहार्टेड होते हैं, नहीं मिला एडमिशन, इतने परेशान हो रहे हैं, तो मुझे आपसे बेहतर इंसान नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैंने आपके साथ काम करा और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। सो आई होप कि किसी की मदद हो पाएगी हमारी आज इस टॉक से। हाँ मैम, मैंने इसीलिए ये इस चीज़ को शुरू करा है कि कई बातें होती हैं हम लोग सिर्फ आपस में बात करके डिस्कशन करके हमें कहीं से क्लैरिटी भी नहीं मिलती उस चीज़ की, क्योंकि मैंने इसको वेबसाइट पे गूगल पे भी सर्च करा कि हमें क्यों एडमिशन्स लेना इतना टफ है कुछ, मगर मुझे उस पर भी कुछ नहीं मिला कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ नहीं थे उसके ऊपर। तो मेरे को यही लगा कि मैं ये चीज़ शुरू करके देखती हूँ कि एटलीस्ट मेरे जैसे कई होंगे जिनको कुछ नहीं पता चलता, क्लैरिटी नहीं होती, तो वो क्लैरिटी लोगों तक पहुँचे।
चलिए अच्छी बात है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर वेंचर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को. मेरे को लगता है ये चीज़ क्लियर हुई होगी और आगे जो आने वाला टाइम है उसमें हम लोग इतने परेशान ना हों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में, और हम इतने मतलब फिक्स ना करें अपने लिए कॉलेजेस या कुछ, उसको देखकर अपने बच्चों को देखकर उनको हम एडमिशन्स कराएं. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों हमारी मैम से, मिसेस अनीता शर्मा से मीटिंग बहुत अच्छी रही. मेरे जवाब सारे जो मुझे चाहिए थे, मतलब जो मेरे डाउट्स थे वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं और मेरे को लगता है शायद कई लोगों को इससे बहुत हेल्प होगी. सो प्लीज़ आप ये वीडियो में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए जिससे मुझे पता चले, और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जो मैं उनसे दोबारा से क्लियर करूँगी और उनको अपने नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देने की कोशिश करूँगी. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आगे से आगे लोगों को ये बात पता चल सके जिससे बहुतों को नहीं पता. थैंक यू सो मच.